हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको जो एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चला हुआ है उसकी संपूर्ण हिस्ट्री बताऊंगा, और वो भी क्रोनोलॉजिकल। मैंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं श्री वीर बहादुर सिंह जी, मैंने उनसे कहा था कि आप इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी समझाइए, क्योंकि अभी तो लोग यही जानते हैं कि एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है और क्या खेल खेला जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये है एमएसपी केस, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का संघर्ष, चुनौती, जिस पर देश के 25 लाख पूर्व सैनिक की आंख टिकी है। सभी जरूर पढ़ें और अपने विचार दें, क्योंकि ये निर्णय की घड़ी है। अब ये केस शुरू होता है वर्ष 2016 से। ये कहते हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने एक समान एमएसपी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोर्ट मेरिट पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सर्विस मैटर पर पीआईएल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका केस हो गया। और वो उसके बाद हम रिट में गए। वर्ष 2017 फिर संगठन ने एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 2017 में ही दो पूर्व सैनिक वायुसेना के थे, एयर वेटरन्स, भी व्यक्तिगत हैसियत से कोर्ट में थे, जो एक सरकारी एडवोकेट जिसकी नियुक्ति एक ग्रुप कैप्टन ने किया था। ये ग्रुप कैप्टन साहब जो सरकारी वकील हैं, उनके हेड हैं ये हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। ये सरकारी वकीलों को नियुक्त करते हैं गवर्नमेंट की ओर से। तो इन्होंने एक सरकारी वकील नियुक्त किया, किसके लिए? जो दो एयर वेटरन्स थे, ये केस को लड़ने के लिए। और क्या रवैया था इन ग्रुप कैप्टन साहब का, वो आगे पता चलेगा आपको। लेकिन ये चाहते थे कि यार अब हम जो व्यक्ति को इधर से भी लगा दें, हमारे हाथ में होंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे बहस करेंगे और ये ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो ये खारिज हो ही चुका है। ये उसमें पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, वहाँ तो यहाँ भी चाहते थे कोई इस प्रकार का कमज़ोर केस इन लोगों के माध्यम से किया जाए, जिसको एक व्यक्ति बार बार कहता है कि वकीलों की संस्था है, वो केस को लड़ रही है और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये वही दो व्यक्ति हैं, और इनको व्यक्तियों को दोनों को जो वकील लगा रखा है, इस ग्रुप कैप्टन साहब ने सरकारी वकील लगा रखा है। दोनों कोर्ट नहीं आते थे। अब क्या है कि ये तो दोनों पूर्व सैनिक कोर्ट तो आते नहीं थे, इनका काम कर रहे थे सरकारी वकील, और वो भी एक जूनियर वकील के माध्यम से। उनका उद्देश्य था केवल तारीख लेना और आगे जाना और चुपचाप जाकर के बैठ जाना, खारिज करा चुप बैठ जाना, आगे के पैरा साबित होगा कि खारिज क्यों कराना चाहते थे इसको। 28/11/2017 यहाँ क्या हुआ था? हम तारीख पर तारीख, अगली तारीख पर लेकर सरकारी वकील और दूसरे पक्ष के वकील भाग जाते थे। तब न्यायमूर्ति मिस हेमा कोहली जी की बेंच ने हमारे रिट पर सरकार को 8 सप्ताह के स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का आदेश जारी कर दिया। यानी एक ऐसा ऑर्डर दे दिया, भारत सरकार को कहा जाए कि आप इनको एमएसपी बराबर कीजिए या न करें, लेकिन आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए। इसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। और ये किया था केवल 8 सप्ताह। 8 सप्ताह का मतलब होता है आपका 2 महीने के लिए। और दूसरे पक्ष के वकील को समय देने के निवेदन को खारिज करते हुए ये आदेश उन पर भी लागू कर दिया। इनको स्पीकिंग ऑर्डर दिया, लेकिन इस स्पीकिंग ऑर्डर के बदले दूसरे वकील ने मांगा था क्या कि उनका भी केस सुना जाए, लेकिन उन्हें बोला कि आपका केस इन्हीं के अनुसार आप पर भी स्पीकिंग ऑर्डर लागू होगा। अब क्या होता है भारत सरकार के पास आने के बाद? 29/12/2017 कहा जाता है कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, लेकिन सिस्टम हमारा है। 29/2017 को मिली भगत से सरकार से उन दोनों पूर्व वायु सैनिकों को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करा दिया, जिसे इक्वल एमएसपी देने से मना कर दिया। यानी भारत सरकार ने इक्वल एमएसपी देने से जो मना किया था, स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया था कि इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, उसको चुपचाप लिया इस ग्रुप कैप्टन साहब ने और उसको रख करके बैठ गए। स्पीकिंग ऑर्डर चैलेंज करने के बजाय ये दबा कर बैठ गए। इन दोनों एयर बैटरियंस को पता था कि स्पीकिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, भारत सरकार नहीं मानी है, लेकिन इन्होंने आगे जो वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी इनको नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये चैलेंज नहीं हो। यानी क्या खेल खेला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 23/10/2018 एक साल तक हम लोग कोर्ट का इस निवेदन से साथ चक्कर काटते रहे कि इस सरकार ने स्पीकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन ये सातवें स्पीकिंग ऑर्डर दबाए रहे और चैलेंज भी नहीं किया। फिर कोर्ट के आदेश पर कोर्ट के सामने ही सरकारी वकील ने उनका स्पीकिंग ऑर्डर दिया और हमने विरोध किया, तो जज ने कोई बात नहीं कही इस स्पीकिंग ऑर्डर पर। यानी 2016 में पीआईएल होती है, लेकिन 2018 तक ये लोग लगातार इसके पीछे पड़ रहे हैं। और एक वो सैनिक संगठन जिसको साबका सैनिक संगठन कहते हैं,
वो जो उनका जनरल सेक्रेटरी केस सारे बैठ करके आराम से बैठ गया, उसने कोई उसका पीछा नहीं किया। अब क्या होता है आगे चल के 16/11/2018 16/11/2000 हमने सरकार के स्पीकिंग ऑर्डर को चैलेंज किया और 30 नवंबर 2018 को सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फिर वे दोनों जो एयर वेटरन्स थे 1 साल तक स्पीकिंग ऑर्डर दबाए बैठे, हमारे पीछे फिर आ गए। वो दोनों तो पूर्व सैनिक हैं, उनके नाम पर तो खेल सरकारी वकील कर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जब तुम केस हमारे लड़ रहे हो तो तुम सरकारी वकील क्यों कर रहे हो? सरकारी वकील तो उसको अपोज करेगा, सरकारी वकील तो मामले को अटकाएगा। तुमको किसने कहा दोनों एयर वेटरन्स को भाई तुम सरकारी वकील कर लो? यानी सरकारी वकील भी उस ग्रुप कैप्टन के द्वारा कराए जा रहे थे कि केवल इस केस को डिस्टर्ब किया जा सके, इसको मतलब डिसमिस कराया जा सके। फिर 15/1/2018 इसी बीच सबका सैनिक संगठन के एक पदाधिकारी, अब क्या हुआ था पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को, तो सबका सैनिक संगठन के पदाधिकारी वो क्या है, जनरल सेक्रेटरी, इनका नाम उसमें आया है ऑर्डर में, ये है अपने नायक हरपाल सिंह जी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चंडीगढ़ में MSP केस हार गए, तो कोर्ट ने इस आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी कि पे कमीशन की रिपोर्ट का ज्यूडिशियरी रिव्यू नहीं हो सकता। क्लियर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया और चुपचाप ऑर्डर लिए बैठे रहे। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले से ही भीतराघात से संघर्ष कर रही वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि सरकार ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को हमारे रिट के जवाब में लगाकर खारिज करने की मांग की। हमारी 7 साल की मेहनत बेकार होने वाली थी, बिना सुने केस खारिज करने की नौबत आ गई थी। अब क्या है 7/9/2022 उसी सरकारी वकील के सहयोग से, यानी ये वकील सरकारी वकील, समझ बात नहीं आ रही मेरे कि भाई सरकारी वकील को क्यों लिया है 2 एयर वेटरन्स ने? क्या कोई मतलब खेल चल रहा था क्या? 2 इंडिविजुअल केस वालों ने भी अपना केस को वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के साथ ही अटैच करने का कोर्ट से निवेदन किया, जिसको कोर्ट ने इस शर्त के साथ अनुमति दे दी कि इसको CJI की अनुमति जरूरी है। ये सरकारी वकील CJ तक जाकर हमारे केस को नीचे अपने केस के साथ अटैच करा लाए, यानी ये केवल और केवल ये डिस्टर्बेंस कर रहे थे। 10/2/2023 इन सब चुनौतियों से कोई इस पेशा का अनुभवी वकील ही निपट सकता था। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता जी को अप्रोच किया, जो मेजर जनरल बेंस का चर्चित केस जीतवा चुके थे। इन्होंने केस के मेरिट पर जोरदार बहस किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मैं आपके साथ हूं, लेकिन पहले से वादा दूर कराएं, क्या पे कमीशन की रिपोर्ट का न्यायिक रिव्यू हो सकता है? हमने कहा था कि जुडिशियरी रिव्यू को पार करना मुश्किल है, और क्योंकि इस पर ऑलरेडी आदेश आ चुका था, हम भी यही कह रहे थे और कोर्ट ने भी यही कहा, यदि जुडिशियल रिव्यू को पास नहीं किया जाएगा तो किसी प्रकार MSP का केस आगे नहीं चलेगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, ये जो संगठन यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, MSP इक्वल का बोर्ड लगा रखा है, इक्वल डिसेबिलिटी का लगा रखा है, इक्वल फील्ड अलाउंसेस का लगा रखा है, 2.81 का लगा रखा है। भैया जब तुम केस हार करके बैठे हो इक्वल MSP का, तो क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को कि हम तो केस हार गए, इक्वल MSP हो ही नहीं सकती? किसके भरोसे बैठे थे आप? ये अफवाह फैलाने के लिए बैठे हुए थे। और जो आप अफवाह फैला रहे हो उन वकीलों के माध्यम से, एयर वेटरन्स का तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो वकील जो सरकारी वकील है, जो इनका केस लड़ रहा है एयर वेटरन्स का, क्या आप उनके चक्कर में आकर के सारे काम कर रहे हो? जज का केस के मेरिट का अपना रुख देखकर ग्रुप कैप्टन द्वारा नियुक्त सरकारी वकील जो अभी तक वादा खड़ा कर रहा था, रणनीति बदली और जंतर मंतर के एक बहरूपीय से वीडियो बनवाया। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मामला खराब हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये जीत गए, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर इन्होंने अप्रोच किया इस श्रीमान से, जो श्रीमान गाड़ी में बैठ करके एक उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, दूसरों पे लांछन लगाते हैं, ये दूसरों को जयचंद्र मीरचंद कहते हैं, ये राजा हरिश्चंद्र बनते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि इन्होंने अनाप शनाप जंतर मंतर से पैसा कमाया है और क्रेडिट किसी और संस्था के केस में है ही नहीं, और अपने एक जूनियर वकील को दिलवाया और वाइस के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जंतर मंतर का ठग और बहरूपिया झूठ बेच रहा है, और इसी ग्रुप कैप्टन के चेले के निर्देश पर वॉइस ऑफ लगातार हमला कर रहा है, जबकि इसको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में सब कुछ रिकॉर्ड होता है और ऑनलाइन भी आप घर बैठे देख सकते हो। 12/3/2023 ये जिस दिन केस की सुनवाई हुई थी, ये हुई थी 22/3/2023 को। हमारे सीनियर वकील की 1 घंटे से अधिक बहस के बाद कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए राजी हो गया, और इसलिए मैंने खुशी में फुर्रे कहा था एक बहुत बड़ी बाधा पार किया था। लेकिन जंतर मंतर का बहरूपिया ठगने वॉइस पर लगातार वीडियो बनाकर हमला कर रहा है, मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है, प्रयास कर रहा है कि वॉइस केस न लड़े। ये ठग किसी अफसर के जाल में फंसा हुआ प्रतीत होता है। 4/5/2023 इस दिन बची हुई बहस होनी है। कोर्ट ने कहा है कि आप MSP बढ़ाना चाहते हैं
और अधिकारी के बराबर करना चाहते हैं। हमने कहा अधिकारी के बराबर, और इस संबंध में जो भी अतिरिक्त दस्तावेज और तर्क हैं कोर्ट ने मांगा है, आप लोग के पास भी इस संबंध में कोई मैटेरियल है तो उपलब्ध कराएं और केस में मदद करें। ये अकेले वॉइस का केस नहीं है, ये 25 लाख पूर्व सैनिकों का मामला है। वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये सब कुछ आप देखने के बाद आप देख सकते हो कि जो केस हारा हुआ है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता है, डबल बेंच से हार गए हैं, ये उसको छुपा करके बैठे हुए हैं। यदि ये बताएंगे वहाँ पर हारे हुए तो हो सकता है कि जंतर मंतर में बैठे हुए लोग उनको छोड़ करके चले जाएं और फिर दूसरों की अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब ये अफवाहें, ये फालतू की बकवासबाजी एक किसके संपर्क में आके कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो सरकारी वकील है, जो ग्रुप कैप्टन साहब जो हैं सरकार की ओर से, वो इस सारे खेल को खेल रहे हैं और सरकारी वकील वहाँ पर खेल रहा है क्योंकि उसको केस लेने हैं। और ये खेल खेला इन्होंने 2 एयर बैटलियंस के माध्यम से। और ये बहस जो की थी 22/3/2023 को केवल और केवल उस वकील ने की थी, निदेश गुप्ता जी ने, जिनको पैसा देकर, हालांकि उनकी इतनी फीस नहीं दे पाए जितनी उनकी फीस है, पैसा देकर इनने बहस की थी और इस केस को इस लेवल पर लाए कि आगे सुनवाई के लिए जा सके। अदरवाइज कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरकारी वकील ने, उस ग्रुप कैप्टन साहब ने, कि इस केस को उसी दिन रिजेक्ट करा दिया जाए, क्योंकि उनके पास एक ताकत थी। जो पंजाब चंडीगढ़ का जो केस था नायक हरपाल सिंह जी का, जिसको हार गए थे, जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को पार करना एक बैतरणी को पार करने के बराबर था, एक बहुत बड़ी नदी को पार करने वाला था, और ये पार कर गए। अब आगे देखो क्या होता है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, लेकिन इसको पार करना ही एक प्रकार से केस को जीतने के बराबर है। हम आशा करते हैं कि आप इस पूरी चीज़ों को जानें और पूरे एक्सप्रेशन जानें। आप जितने भी लोग हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इसकी रियल नॉलेज ये है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, केस खुला हुआ है, और केस खुला हुआ है तो आगे भी लड़ा जाएगा। और हम आशा यही करते हैं कि ये केस हम जीत के रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।